Namaskar, this is Dr. Kajal welcoming you to the journey from Mohan to Mahatma, the narration of Mahatma Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. प्रेटोरिया के अपने वास्तव्य के बारे में गांधी जी आगे लिखते हैं कि वहाँ एक साल रहना मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा, क्योंकि उसी वजह से मुझे वहाँ बसे भारतीयों की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में पता चला और यह अभ्यास मुझे मेरे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आया। आगे गांधी जी कहते हैं कि वहाँ बसे भारतीयों की जो कंडीशन थी और जो उनकी परेशानियां थी उसके बारे में डिटेल में मैंने हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका इस किताब में डिटेल में लिखा है, लेकिन यहाँ पर उसका एक ब्रीफ आउटलाइन देना जरूरी है। ऑरेंज फ्री स्टेट्स और ट्रांसवाल इन स्टेट्स में भारतीयों की अवस्था बहुत ही बुरी थी। उन्हें किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार दिए नहीं गए थे। अगर किसी भारतीय को वहां पर बसना है तो उसके लिए उन्हें 3 पाउंड्स का पोल टैक्स फी के तौर पर देना पड़ता था। सिर्फ यही नहीं तो वहां पर उनके लिए अलग से एरियाज होते थे और वहीं पर उन्हें बसना पड़ता था, और उस एरिया में भी वह जमीन खरीद नहीं सकते थे, ना कोई फ्रेंचाइजी वह ले सकते थे। जो सारे ट्रेड्समैन थे उन्हें एक नॉमिनल कॉम्पेंसेशन देकर वहां से निकाल दिया गया था। उन्होंने उसके खिलाफ पिटिशंस भी रिप्रेजेंट किए थे, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। जो भारतीय वहां बसते थे उन्हें केवल वेटर का ही काम एक होटल में करना पड़ता था, नहीं तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। उन्हें फुटपाथ पर चलने की परमिशन भी नहीं थी, और उसके साथ ही उन्हें रात में 9 बजे के बाद में बाहर घूमना अलाउड नहीं था। सन 1885, 86 और 88 में कुछ स्पेशल एक्ट वहां की गवर्नमेंट ने पास किए थे। उसके अंतर्गत वहां बसे भारतीयों को इन सारे अधिकारों से वंचित रखा गया था। यह सब कुछ देखकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। वहां की यह समस्याएं मैंने सिर्फ पढ़ी और सुनी नहीं थी, लेकिन उसका मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया था। एक बार जब मैं फुटपाथ पर वॉक कर रहा था तो वहां पर खड़े गार्ड ने आकर मुझे कुछ भी न कहते हुए डायरेक्टली मुझे ढकेल दिया और मुझे लात मारकर रास्ते पे गिरा दिया। फॉर्चुनेटली उसी समय मिस्टर कोट्स वहां आ गए और उन्होंने उस गार्ड से बात की और उन्होंने मुझसे माफी मांगने के लिए कहा। मिस्टर कोट्स ने मुझे कहा कि अगर आप चाहो तो इस व्यक्ति के खिलाफ आप कोर्ट में केस कर सकते हो और मैं आपका विटनेस बोल के वहां पर आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने उनसे कहा कि अब मैंने ठहरा लिया है कि मैं मेरे किसी भी वैयक्तिक ग्रीवांस की वजह से कोर्ट में नहीं जाऊंगा। इस अनुभव के बाद में मैंने कभी भी उस रास्ते पर वॉकिंग नहीं किया। मैं दूसरे रास्तों पर वॉकिंग करना प्रीफर करता था। यह सब कुछ देख के मुझे एक बात समझ में आई कि साउथ अफ्रीका में एक रिस्पेक्टेबल इंडियन के लिए कोई जगह नहीं है, और किस तरीके से इनकी कंडीशंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में मैं सोच रहा था। साथ ही मैं केस की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहा था। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़े थे, बुक कीपिंग का अच्छे से अभ्यास किया, लेकिन वहां रहने का मुझे इतना फायदा हुआ कि एक तरीके से मुझ में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। एक सीनियर बैरिस्टर के साथ रहने के बाद जो फायदा एक जूनियर बैरिस्टर को होता है वही फायदा मुझे भी हुआ। मुझे एक्चुअल लीगल प्रैक्टिस कैसे की जाती है इसका मुझे अनुभव हुआ, और एक सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ कि मैं एक लॉयर के तौर पर अच्छे से काम कर सकता हूँ। साथ ही रिलीजियस फोर्स ही हमारा लाइफ फोर्स होता है, यह भी बात मेरे समझ में आई। मैंने एक तरीके से तैयब शेख और अब्दुल्ला शेख के बीच में कॉम्प्रोमाइज लाने की कोशिश की, क्योंकि इस अभ्यास के अंतर्गत मुझे यह ध्यान में आया कि इवन जीतने वाली पार्टी का भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। कोर्ट फीस रेगुलेशन के अंतर्गत उन्हें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, और इस वजह से फाइनली अगर देखा जाए तो दोनों टीम का ज्यादा फायदा नहीं होता है। मैंने उन दोनों में सुलह लाने की कोशिश की। तैयब शेख आखिर में मान गए और उन दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो गया, और जो मेरे क्लाइंट थे अब्दुल्ला शेख, आखिर में वह यह केस जीत गए। रिलीजियस अटैचमेंट के बारे में अगर कहें
तो मिस्टर बेकर क्रिश्चियनिटी के लिए मुझे क्रिश्चियन धर्म इंट्रोड्यूस कराने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। लेकिन आखिर मुझे ध्यान में आ गया कि मुझे मेरा धर्म छोड़ के दूसरे किसी धर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। और क्रिश्चियनिटी का यह विश्वास कि अगर कोई इंसान क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे स्वर्ग का रास्ता मिलता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, यह बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। और मैंने डायरेक्टली मेरे इस विश्वास के बारे में मेरे सारे क्रिश्चियन दोस्तों को बताया। लेकिन इस दरमियान मैंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी, मैं बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों के संपर्क में भी रहा। लेकिन टॉलस्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इस किताब का आखिर तक मेरे ऊपर गहरा प्रभाव रहा। केस खत्म होने के बाद मैं भारत वापस आने की तैयारी कर रहा था। शेख अब्दुल्ला ने मेरे लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी थी। उस पार्टी में एक नया बिल जो इंडियन फ्रेंचाइजी के बारे में आने वाला था, उसके बारे में हम सबका डिस्कशन हुआ। उस हिसाब से यह ध्यान में आया कि इंडियंस को नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर वोट देने का और अपना अधिकारी चुन के देने का कोई भी अधिकार नहीं रहने वाला था। इस बात से मुझे बहुत चिंता हुई और यह मैटर उस फेयरवेल पार्टी में डिस्कस हुआ। आखिर में सब लोगों का कहना यही आया कि हम लोग तो इलिटरेट है, हमें यह लॉज की इंट्रिकसीज कुछ भी समझ में नहीं आती है। मिस्टर गांधी, हम आपका बहुत धन्यवाद करेंगे यदि आप यहाँ रहकर इस सिचुएशन के साथ लड़ने के लिए हमें मदद करें। उस पर मैंने लोगों को कहा कि मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जो भी फीस आप चाहते हो वो हम आपको देने के लिए तैयार है। उस पर मैंने उनसे कहा कि मुझे फीस नहीं चाहिए, जो भी पब्लिक का काम करना है उसके लिए मैं कोई भी पैसा नहीं लूँगा, लेकिन हमें ज़रूरत है एक कमिटी बनाने की, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, जिसमें हमें कुछ फंड्स की आवश्यकता होगी और मैन पावर की भी ज़रूरत होगी। देखते ही देखते यह फेयरवेल पार्टी एक तरीके से वर्किंग कमेटी बन गई, जिसकी मदद से आगे साउथ अफ्रीका में 1 महीना रुककर काम करने का मैंने निश्चित किया। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।